गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑनलाइन पाठशाला विद निशी। आज मैं क्लास 10th का हिस्ट्री सब्जेक्ट पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज आप लोगों को सेक्शन 1 का हिस्ट्री सेक्शन 1 का 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें है फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में हमें पढ़ना है और इंडिया में जितने भी फ्रीडम्स हुए थे उन सब के लिए जो भी हुआ था स्ट्रगल, उसके बारे में पढ़ना है। सो चलिए आज पढ़ते हैं। सो गाइस, हम लोग अपने NCERT बुक पे आ चुके हैं और हम लोग को कौन सा चैप्टर पढ़ना है? नेशनलिज्म इन इंडिया। तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, हम लोग को नेशनलिज्म इन इंडिया, तो जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, इंडिया के बारे में पढ़ना है। और इंडिया में नेशनलिज्म मतलब फ्रीडम से पहले जितना भी स्ट्रगल हुआ था उसके बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। सो इस चैप्टर में आपको ढेर सारे पॉइंट पढ़ने हैं, तो उसको आपको 4 पार्ट में करके दिया हुआ है। उन 4 पार्ट में भी अलग अलग पॉइंट है। तो फर्स्ट पार्ट क्या हुआ है? द फर्स्ट वर्ल्ड वार, मतलब हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि इंडिया में हुआ था उसके बारे में, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के बारे में थोड़ा सा जानना है। सेकेंड जो हम लोग को जानना है वो है डिफरेंटिंग स्ट्रैंड विद इन द कंट्री, मतलब हर मूवमेंट का हर एक स्टेट में इंडिया में कैसा हुआ था, लोग क्या उससे समझा था, कैसे उसको लिया था, वो पढ़ना है। टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था उसके बारे में जानना है। एंड द सेंस ऑफ कलेक्ट बिलोंगिंग, क्योंकि अब सबको एक साथ लाना पड़ेगा ताकि हम लोग अपने इंडिया के लिए स्ट्रगल कर सके। तो सबको एक साथ लाने के लिए क्या क्या सेंस लगा था लोगों का, वो पढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं फर्स्ट टॉपिक, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सो हम लोग के फर्स्ट टॉपिक पे हम लोग आ गए हैं, द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत मूवमेंट एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चलिए देखते हैं अब इस चैप्टर इसमें क्या है, इस टॉपिक्स में अब हम लोग पढ़ते हैं। सो गाइज, तो ये चैप्टर बहुत लंबा है, तो जो इसमें इम्पॉर्टेंट लाइन्स है मैं आपको उसे पढ़ा देती हूँ। यहाँ पे मैंने अंडरलाइन किया है, और जो इसके नोट्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके नोट्स का लिंक डाल दूँगी, ताकि आप लोग उसको नोट्स से पढ़ ले, ध्यान दे के पढ़ ले कि क्या इम्पॉर्टेंट है क्या नहीं इम्पॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ लें, मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दूँगी। सो आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग को, जैसा हम लोग जानते हैं, हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में सब पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, डेट भी याद करना इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेके 1918 के बीच में, यानी 4 साल का वर्ल्ड वॉर था, 1914 से लेके 1918 के बीच में। अब देखते हैं हमारे बुक्स में क्या लिखा हुआ है। वॉर क्रिएटेड अ न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन, मतलब जब वॉर हुआ था तो कंट्री में क्या हुआ था, अलग ही पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल सिचुएशन बन गया था। इट लेड अ ह्यूज इंक्रीज इन डिपेंडेंस expenditure, which was financed by a war loan, and increasing taxes, custom duties were raised and income tax were introduced। मतलब अब जाहिर से बात है, लड़ाई हुआ है तो आर्मी चाहिए होगी। अगर आर्मी है तो डिफेंस के लिए क्या चाहिए होगा, आर्मी को खर्चा भी मतलब देना पड़ेगा, खाना पीना उनको खिलाना पड़ेगा, रहने के लिए करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आर्मी हेल्दी रहती है तो आप वॉर जीत सकते हैं। सो क्या हो गया, डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर जो है बढ़ गया। तो क्या हुआ, इनकम टैक्सेस बढ़ गई। क्या हुआ, लोगों पे इनकम टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो गया कि इनकम टैक्स लगेगा। उसके बाद जो कस्टम ड्यूटीज़ थी उनको बढ़ा दिया गया, लोगों पे इनकम टैक्स लगा दिया गया, ताकि लोगों से पैसा लेके और क्या किया जाए, जो डिफेंस में जो आर्मी लगी हैं उनके लिए यूज़ किया जाए ताकि वो हेल्दी रहे। Through the war year price increased, doubling between 1913 to 1918। अब ये प्राइस आएगा कहाँ से, इनको पैसा कहाँ से मिलेगा? तो पैसा वो लोग क्या किए, सारी चीज़ जितना भी चीज़ था उसका दाम वो लोग डबल कर दिए। तो 1913 से 1918 के बीच में वो लोग क्या किए, सारे चीज़ जो भी सामान था उसका दाम डबल कर दिए, लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल। और कॉमन पीपल के लिए क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हार्डशिप हो गया।
अरे इतना दाम बढ़ जाएगा तो किसी के लिए भी मुश्किल होगा। तो क्या हुआ, कॉमन पीपल्स के लिए बहुत हार्ड हो गया ये। और विलेज में क्या हुआ, सोल्जर्स को विलेज में जो जितने भी विलेजर्स थे उसमें बोला गया कि आप लोग क्या कीजिए, सोल्जर्स प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि अगर लड़ाई हो रहा है तो लोग मरेंगे ही और उन लोगों को और सैनिक चाहिए होंगे। तो उन लोगों क्या बोले वो लोग कि आप लोग हम लोगों को सोल्जर्स को सप्लाई कीजिए। और फोर्स रिक्वायरमेंट, मतलब फोर्स रिक्वायरमेंट यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है न्यू वर्ड्स में। और न्यू वर्ड्स में क्या डिफाइन किया हुआ है, अ प्रोसेस बाय विच कॉलोनियल स्टेट फोर्स पीपल टू जॉइन आर्मी। मतलब क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें जो कॉलोनियल स्टेट होता है वो लोगों को फोर्स करता है आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो लोगों को फोर्स किया गया आर्मी ज्वाइन करने के लिए। और क्या हुआ, तब तक इंडिया में 1918 से 1919 और 1921 के बीच में इंडिया का क्रॉप फेल्यूर हो गया और वहाँ पे इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी आ गया। अब ये और ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। और क्या हुआ इसके रीज़न से, अब क्रॉप फेल्यूर हुआ तो शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया इंडिया में। और क्या हुआ, लगभग मतलब 1921 में जो सेंसस हुआ था उसमें लगभग 12 से 13 मिलियन ऑफ पीपल क्या हुए थे, फैमिन और एपिडेमिक से बहुत परेशान हुए थे। ये सारे लोग अफेक्टेड हुए थे, 12 से 13 मिलियन ऑफ पीपल फैमिन और एपिडेमिक से अफेक्टेड हुए थे इंडिया में। सो जो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। सत्याग्रह आपको देखिए, आप लोग जानते ही होंगे सत्याग्रह के बारे में कि सत्याग्रह किसने स्टार्ट किया है। इसमें थोड़ा और ब्रीफली बताया हुआ है, तो देख लेते हैं। अब हमारे बुक में दिया है तो हमें पढ़ना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इसके हेल्प से पढ़ सकें। Mahatma Gandhi returned to India in January in 1915. As you know, he had come from South Africa. मतलब महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 1950 जनवरी 1915 में इंडिया वापस लौट के आ गए थे, where he had successfully fought the racist regime with a novel method of mass agitation which he called सत्याग्रह। मतलब महात्मा गांधी इंडिया लौटे थे 1915 में जनवरी में, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से लौटे थे। तो साउथ अफ्रीका में वो क्या किए थे, वो पहले ही सक्सेसफुली लड़ाई किए थे। हम लोग जानते हैं साउथ अफ्रीका में वाइट और ब्लैक्स के बीच में हुआ था, तो वो सक्सेसफुली लड़ाई किए थे उसके खिलाफ और जीत भी गए थे। तो वो किससे जीते थे, उन्होंने अपना एक हथियार बनाया, सत्याग्रह। सत्याग्रह उन्होंने अपना हथियार बनाया साउथ अफ्रीका में, जहाँ पे वो ब्लैक वाइट में लड़ाई हुआ था तो उसमें जीत गए। The idea of सत्याग्रह emphasizes the power of truth and the need to search for truth। मतलब अब वो आए साउथ अफ्रीका से और इंडिया में सत्याग्रह लॉन्च किए। तो उनको आइडिया कहाँ से मिला, फ्रॉम वेयर ही गेट आइडिया, तो उनको साउथ अफ्रीका में जब ये सत्याग्रह किए थे उनको ये आइडिया आ गया था। तो अब ये आइडिया ये यूज़ किए इंडिया में। तो साउथ अफ्रीका से आइडिया इनको था कि हाँ सत्याग्रह से बहुत कुछ हो सकता है, तो वो इंडिया में लाए थे। अब इसमें है कि सत्याग्रह होता क्या है, आप में ये क्वेश्चन आ सकता है, मीनिंग ऑफ सत्याग्रह या व्हाट इज सत्याग्रह, तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हैं, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह emphasizes द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड टू सर्च फॉर ट्रूथ। मतलब या तो पावर ऑफ ट्रूथ, सत्याग्रह इज द पावर ऑफ ट्रूथ, और या फिर हम लोग ट्रूथ के सर्च में हैं, इसका मीनिंग होता है। इट सजेस्टेड दैट इफ द cause was true, if the struggle was against injustice, then the physical force is not necessary to fight the oppressor। अब महात्मा गांधी का सोच क्या था, महात्मा गांधी कहते थे कि अगर आप सही हैं और आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं तो आपको फिज़िकल फोर्स नेसेसरी नहीं है, आप अपने सत्य पे जीत पा सकते हैं बिना फिज़िकल फोर्स के, बिना लड़ाई किए। अगर आप सही हैं तो आप ऐसे ही जीत जाएंगे, ऑपरेसर को आप ऐसे ही हरा देंगे। After arriving in India,
महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट इन वेरियस प्लेसेस। मतलब इंडिया में जब वो आए और उनके पास सत्याग्रह का आइडिया था तो वो इंडिया में उसको हर जगह पे लॉन्च किए। In 1916, he traveled to Champaran in Bihar to inspire the peasants to struggle against oppressive plantation system। मतलब जो भी प्लांटेशन सिस्टम उस समय बिहार के चंपारण में, बिहार जो स्टेट है उसके चंपारण में, तो जो भी प्लांटेशन सिस्टम चंपारण में उस समय था और जो पीजेंट्स को परेशान करता था, तो महात्मा गांधी 1916 में बिहार में आए और पीजेंट्स को इंस्पायर किए कि आप लोग सत्याग्रह कीजिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, ताकि स्ट्रगल कर सकें ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम में। तो 1916, आप लोग डेट प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Then in 1917 he organized a satyagraha to support the peasants of खेड़ा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। 1916 में वो आए थे बिहार में, फिर चंपारण में, बिहार के चंपारण में आए थे, और 1917 में वो कहाँ गए थे? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गए थे, जहाँ पे उन्होंने पीजेंट्स को, वहाँ पे भी उन्होंने पीजेंट्स को सपोर्ट किया था। अफेक्टेड बाय क्रॉप फेलियर एंड प्लेग एपिडेमिक, peasants of Kheda district could not pay revenue and were demanding that revenue collection would be relaxed। मतलब यहाँ पे 1917 में खेदा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात गए थे, तो वहाँ पे उनको क्या प्रॉब्लम देखने के लिए मिला था? तो जो पीजेंट्स थे वहाँ पे उनका क्रॉप फेलियर हो गया था और वहाँ पे प्लेग भी फैला हुआ था। तो खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के जो पीजेंट्स थे वो लोग रेवेन्यू पे नहीं कर पा रहे थे और ब्रिटिशर से बोल रहे थे कि वो लोग उनका कलेक्शन जो है, रेवेन्यू कलेक्शन, उसको माफ़ कर दे, लेकिन ब्रिटिशर्स तैयार नहीं थे। सो महात्मा गांधी ने उनसे कहा कि वो लोग क्या करें? सत्याग्रह करें, शायद इससे उनका काम बन जाए। Then 1918 में महात्मा गांधी went to अहमदाबाद to organize सत्याग्रह मूवमेंट amongst कॉटन मिल वर्कर। मतलब फिर 1918 में महात्मा गांधी अहमदाबाद में गए थे, क्या करने के लिए? सत्याग्रह करने के लिए, कॉटन मिल वर्कर्स के लिए गए थे। वहाँ पे उन्होंने कॉटन मिल वर्कर्स का हेल्प किया, वहाँ पे बोला कि आप लोग भी सत्याग्रह कीजिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। मतलब महात्मा गांधी इंडिया में अलग अलग जगह गए थे ताकि वो सत्याग्रह स्टार्ट कर सके और सत्याग्रह का मीनिंग लोग को समझा सके। सो गाइज, मैंने सत्याग्रह के बारे में बता दिया है, तो आप लोग उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट डेट्स है प्लीज़ उसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि डेट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आपके एग्ज़ाम में आ भी सकता है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं आपका क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए हमेशा रेडी रहूँगी। सो अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ना है? रॉलेट एक्ट के बारे में पढ़ना है। तो जो इम्पोर्टेंट लाइन है मैं आपको सिर्फ वही कर देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए नोट्स का लिंक भी डाल दूँगी। आप लोग प्लीज़ उसको देख लीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। सो रॉलेट एक्ट क्या है अब देखते हैं। गांधी जी in 1919 decided to launch a nationwide सत्याग्रह against the proposed रॉलेट एक्ट in 1919। मतलब रॉलेट एक्ट कब हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट आया था और महात्मा गांधी क्या किए थे? वो सत्याग्रह करना चाहते थे, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में सत्याग्रह करना चाहते थे। This act has been hurriedly passed through the Imperial Legislative Council despite the united opposition of the Indian members। मतलब रॉलेट एक्ट पास हुआ था इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में बिना इंडियन मेंबर्स के, मतलब उसमें इंडियन मेंबर्स उस लॉ को बनाने में शामिल नहीं थे। It gave the government enormous power to repress political activities and allow detention of political prisoners without the trial for 2 years। Mahatma Gandhi wanted to non-violent civil disobedience against such unjust law, which would start with a हड़ताल on 6 अप्रैल। इसका मतलब ये रॉलेट एक्ट क्या था?
तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट था जो इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के द्वारा लाया गया था और उसमें एक भी इंडियन मेंबर प्रेजेंट नहीं थे। और इस लॉ में क्या था, इस लॉ में था कि जो भी गवर्नमेंट है उसके पास इनॉर्मस पावर होता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, जो भी इंडिया में पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ होता है उसको रिप्रेस करने के लिए गवर्नमेंट के पास पूरी तरीके से पावर रहता है। और अगर उसके नज़र में कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर है तो उसको वो 2 साल के लिए जेल में भेज सकता है बिना किसी ट्रायल के, और बिना किसी गिवन रीज़न के उसको 2 साल वो जेल में डाल सकता है। ये बहुत बुरा लॉ था, इसीलिए महात्मा गांधी ने 1919 में डिसाइड किया कि अब इस रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट उनको सत्याग्रह करना है। तो क्या वो पहले डिसाइड किए कि वो नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस। अब इस सत्याग्रह के अंदर बहुत सारे ये सत्याग्रह के अंदर बहुत सारे रूल्स बनाए गए थे, जिसमें से नॉन वायलेंट भी था, सिविल डिसोबीडियंस भी था। तो महात्मा गांधी इसके अंदर क्या करना चाहते थे, रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते थे। हम लोग को नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस भी इस चैप्टर में पढ़ना है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। अगेंस्ट इस लॉ के अगेंस्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस करना चाहते थे, तो उन्होंने इसकी शुरुआत 6 अप्रैल 1919 में क्या चीज़ से की, हड़ताल से की। हड़ताल शुरू किया उन्होंने, 6 अप्रैल को हड़ताल किया रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट में। Rallies were organized in various cities. Workers went on strike in railway workshop and shop closed down. मतलब अब इसके अब गांधी जी बोल दिए कि हमें सत्याग्रह करना है, तो जो भी करना है वो शांति से करना है। तो लोग क्या किए, स्ट्राइक पे बैठ गए। रेलवेज में वर्कशॉप थे वो सारे बंद हो गए, जितने भी शॉप्स थे वो सारे क्लोज डाउन हो गए। आर्म्ड बाई पॉपुलर upsurge and scared that lines of communication such as railway and telegram would be disrupted। मतलब जो भी इंडियन लोग थे उन्होंने क्या किया, रेलवेज बंद कर दिया और टेलीग्राम को भी बंद कर दिया। द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड्स टू क्लैप डाउन द ऑन नेशनलिस्ट। और ब्रिटिश क्या किए, अब इतना सारा प्रॉब्लम हो रहा है, उन्होंने रेलवेज बंद कर दिया, तो लोग आ जा पा नहीं रहे थे कहीं से। तो क्या किए, ब्रिटिश सोचे कि अब हम लोग को नेशनलिस्ट को क्या कर, तो ब्रिटिशर्स अब जानते थे कि इंडिया के लोगों को अगर प्यार से बात नहीं माने तो उन पे हम लोग को उनको रिप्रेस करना पड़ेगा। तो वो लोग सोचे कि अब हम लोगों को इन नेशनलिस्ट को क्लैप डाउन करना पड़ेगा। तो वो लोग कैसे किए, local leaders were picked up from the Amritsar and Mahatma Gandhi was barred from entering Delhi। मतलब क्या हुआ, उन्होंने अमृतसर में जो भी लोकल लीडर्स इसमें शामिल थे उनको क्या किया, उठा लिया और महात्मा गांधी को इन दिल्ली में जाने से मना कर दिया। On 10 April, the police in Amritsar fired upon a peaceful procession, provoking widespread attack on banks, post office and railway station। मतलब क्या हुआ था, 10 अप्रैल में जो पुलिस थी अमृतसर की वो फायर कर दी पीसफुल प्रोसेशन, मतलब जो शांति से वो लोग बैठ के अपना धरना दे रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उसके ऊपर उन्होंने फायर कर दिया। प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक ऑन बैंक, पोस्ट ऑफिसेज एंड रेलवे स्टेशन। मार्शियल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। मतलब जब ये सब हुआ तो इंडिया के लोग बहुत गुस्सा हो गए, उन्होंने अटैक किया बैंक पे, पोस्ट ऑफिस पे, रेलवे स्टेशन पे, जहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था वहाँ पे उन्होंने अटैक किया। तो पूरे कंट्री में, अमृतसर में क्या, पूरे अमृतसर में मार्शियल लॉ इम्पोज्ड हो गया और जिसका कमांड किसको मिल गया, जनरल डायर को। हम लोग जानते हैं जनरल डायर के बारे में, जो कि जालियांवाला बाग मैस्केयर में शामिल थे। सो अब इससे रिलेटेड हम लोग का जालियांवाला बाग मैस्केयर है जो मैं आपको अभी बताने जा रही हूँ। On 13 April, the infamous Jallianwala Bagh massacre took place. On that day, a large crowd gathered in closed ground of Jallianwala Bagh। मतलब 13 अप्रैल को क्या हुआ, ये जितना भी हुआ था उसके अगेंस्ट ब्रिटिशर्स जो भी रूल बना रहे थे उसके अगेंस्ट में लोग क्या सोचे, हम लोग सत्याग्रह करेंगे तो फिर लोग आपस में मिलजुल के बात करना भी ज़रूरी है।
तो लोग क्या हुआ 13 अप्रैल को लोग जालियांवाला बाग में, जो कि अमृतसर में है, वहाँ पे जाके गैदर्ड हो गए। सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट न्यू रिप्रेसिव मेजर, मतलब कुछ लोग आए थे कि वो लोग गवर्नमेंट के जितने भी मेजर्स हैं उसके खिलाफ वो लोग क्या कर सके, प्रोटेस्ट कर सके। अदर हैड केम टू अटेंड द एनुअल बैसाखी फेयर, और 13 अप्रैल को बैसाखी भी है था, तो वो लोग क्या किए थे, कुछ लोग वहाँ पे बैसाखी का मेला के लिए मेले में गए थे। बिंग फ्रॉम आउटसाइडर द सिटी मैनी विलेजेस वर अनअवेयर ऑफ मार्शियल लॉ, और जितने भी लोग थे वो लोग बाहर से आए थे, अमृतसर के नहीं थे तो बाहर से आए थे, तो उन लोगों को नहीं पता था कि अमृतसर में जो है मार्शियल लॉ जनरल डायर के अंडर में लगा हुआ है, इम्पोज है। जनरल डायर इंटर्ड द एरिया, जनरल डायर जालियांवाला बाग में चले गए। ब्लॉक द एग्जिट, और जो एक एग्जिट पॉइंट था उसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड किलिंग 100, और क्या किया, फायर ओपन कर दिया, मतलब क्या हुआ, लोगों को मारना शुरू कर दिया। क्राउड किलिंग 100 मतलब क्या हुआ, लड़ाई में बहुत सारे लोग मारे गए, जो भी गोलीबारी हुआ उसमें बहुत सारे इंडियंस मारे गए। His object, as he declared later, he was to produce a moral effect to create in mind of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe, मतलब इन जनरल डायर ने बताया, जब उनसे बात हुआ बाद में, तो उन्होंने बताया कि वो नहीं चाहते थे कि इतने लोग मरे, बट लेकिन वो चाहते थे कि जितने भी सत्याग्रही वहाँ पे मौजूद हैं उनके दिमाग में एक डर, एक खौफ पैदा करना चाहते थे, ताकि वो लोग दोबारा ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में अलग अलग सत्याग्रह रूल ना बनाए। वो ये चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि इतने लोग मरे, उनको नहीं पता था कि इतना बड़ा कुछ हो जाएगा। वो सिर्फ चाहते थे कि प्रोड्यूस अ मोरल इफेक्ट, और क्रिएट करे सत्याग्रहीज के माइंड में टेरर, और अवेक टेरर। As the news of Jallianwala Bagh spread, crowd took the streets in many northern Indian towns. There was strike, clashes with the police and attack on the government building. मतलब जैसे कि जालियांवाला बाग हुआ, उसमें इतने लोग मारे गए, तो ये न्यूज़ पूरे जगह फैल चुकी थी, पूरे इंडिया में फैल चुकी थी। तो क्या हुआ, लोग इससे बहुत लोगों को ख़राब लगा, लोग बहुत गुस्से में थे। तो क्या हुआ, रोड पे क्राउड्स जो है रोड पे भीड़ लगा दिए। देयर वर स्ट्राइक्स हुए, क्लैशेस विद द पुलिस के साथ लड़ाई हुए, एंड अटैक ऑन गवर्नमेंट बिल्डिंग, और गुस्साए लोगों ने गवर्नमेंट के बिल्डिंग पे अटैक किया। द गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड विद ब्रूटल रिप्रेशन, सीकिंग टू ह्यूमिलेटिंग एंड टेरराइज पीपल। सत्याग्रही वर फोर्स्ड टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, crawl on the street and do salam, means salute, to all sahibs. People were flogged and villages around Gurjwala in Punjab, now in Pakistan, were bombed. Seeing violence spread, Mahatma Gandhi called off the movement. मतलब महात्मा गांधी जो सत्याग्रह लाए थे, तो वो सत्याग्रह के मतलब सत्याग्रह लाने से वो सोचते थे कि जो रॉलेट एक्ट है वो उसको हटा देंगे, बट रॉलेट एक्ट में हटाने के समय इतना सारा चीज़ हो गया, जालियांवाला बाग हो गया, तो लोग गुस्सा के रोड पे आ गए, स्ट्रीट पे आ गए। उसके बाद उन्होंने स्ट्राइक किया, क्लैशेस किया, पुलिस के साथ लड़ाई हुआ, उन्होंने गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक किया। इससे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स भी गुस्सा गए, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी लोगों को दबाने की कोशिश किया, और उसके लिए उन्होंने क्या किया, ह्यूमिलेट किया, लोगों को ह्यूमिलेट किया, उनके अंदर डर पैदा करने की कोशिश की। जितने भी सत्याग्रही थे जो इसमें शामिल थे, उनसे क्या करवाया, रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, मतलब ग्राउंड पे उनसे नोज को अपने रगड़वाया गया था, और क्राउल ऑन स्ट्रीट पे रेंगने के लिए कहा गया, और जितने भी ब्रिटिशर्स थे उनको क्या बोला गया था, जितने भी सत्याग्रही थे वो उनसे बोला गया था कि जितने भी ब्रिटिशर्स हैं उनको वो सैल्यूट करें, ताकि उनमें क्या हो, ह्यूमिलेट का भावना उत्पन्न हो, वो डरे और फिर दोबारा ऐसा काम ना करें।
और क्या हुआ, बहुत जगह, बहुत सारे गाँवों में, पंजाब में जो गुरुज्वाला जो जगह है, वहाँ पे जो गांव है उसके नज़दीक में, वहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे अटैक किया गया, बॉम्ब किया गया। और सीइंग वायलेंस, और जब महात्मा गांधी ने बताया था कि सत्याग्रह के अंदर वो किसी भी तरह का वायलेंस नहीं करेंगे, बट लोग जो है हिंसा पे उतर आए थे जालियांवाला बाग के बाद, सो महात्मा गांधी को क्या करना पड़ा, इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, बंद करना पड़ा। सो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह को क्यों बंद किया, तो आप ये एक पॉइंट भी लिख सकते हैं। जैसा कि हमने जालियांवाला बाग के बारे में देख लिया है, अब नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, खिलाफत मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जो कि इसी टॉपिक में है। सो अब देखते हैं क्या लिखा हुआ है बुक में। While the Rowlatt Satyagraha has been widespread movement, it was still limited mostly to cities and towns। मतलब क्या हुआ था, रॉलेट के लिए जो सत्याग्रह हुआ था वो अभी भी मतलब टाउन्स और कुछ सिटीज़ में ही ज़्यादातर था, लोग को ज़्यादा उतना उसके बारे में पता नहीं था। महात्मा गांधी नाउ फेल्ट द नीड टू लॉन्च अ मोर ब्रॉड बेस्ड मूवमेंट इन इंडिया। अब महात्मा गांधी को क्या लगा कि ये सिर्फ कुछ सिटीज़ में ही जान रहे हैं लोग, ज़्यादा लोग नहीं जान पा रहे, तो उनको लगा कि अब इसको हम लोग को बड़ा करके ज़रूरत है कि इस सत्याग्रह को हम लोग बड़ा करके फिर से लॉन्च करें इंडिया में। But he was certain that no such movement could be organized without bringing the Hindus and Muslim closer together। मतलब उनको ऐसा लगा कि हाँ, हिंदू और मुस्लिम को बिना एक साथ लाए हम लोग कोई भी मूवमेंट जो है इतना बड़ा तरीके से इंडिया में नहीं ला सकते हैं। हम सबको पता है क्योंकि इंडिया क्या है, सेकुलर कंट्री है, बहुत सारे रिलीजन रहते हैं, तो इनको ऐसा लगा कि बिना हिंदू मुस्लिम को लाए ये कोई भी मूवमेंट जो है इतना बड़ा तरीके से नहीं ला सकते हैं। तो इनको लगा कि हिंदू मुस्लिम को पास में लाने से एक बड़ा मूवमेंट क्रिएट किया जा सकता है। वन वे ऑफ डूइंग दिस ही फेल्ट वॉज टू टेक अप खिलाफत मूवमेंट। और इसके लिए इनको क्या लगा कि हिंदू मुस्लिम को साथ में लाएंगे तो उसके लिए हमें कौन सा मूवमेंट लाना पड़ेगा, तो इनको लगा कि खिलाफत इशू को हम लोग अगर खिलाफत इशू के अगेंस्ट में हम लोग क्या करें, अगर एक मूवमेंट लाएं तो हो सकता है कि हिंदू मुस्लिम साथ साथ आ जाए। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ डिफीटेड विद द ऑटोमन टर्की। मतलब ऑटोमन टर्की में जो ऑटोमन जो राजा थे वो उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय क्या हो गए थे, हार गए थे। एंड there were rumors that a harsh peace treaty was going to be imposed on Ottoman Empire। और ऐसा हल्ला हो गया था, ऐसे र्यूमर्स फैल गया था कि बहुत जो है हार्ड जो है पीस ट्रीटी, मतलब बहुत हार्ड जो है रूल इम्पोज होने जा रहा है ऑटोमन एम्पायर पे। द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड द खिलाफत टू defend the Khilafat temporal power, a Khilafat community was forced in Bombay in March 1919। मतलब क्या हुआ कि उनको लगा कि बहुत ज़्यादा हार्ड उन पे रूल फॉलो होने जा रहा है ऑटोमन एम्पायर पे, तो वो लोग एक ग्रुप बनाए जिसको खिलाफत बोलते हैं, और वो खिलाफत कम्युनिटी आके इंडिया में इस्टेब्लिश किए इन बॉम्बे में इन मार्च 1919 में। इंडिया में आके वो लोग क्या किए, खिलाफत कम्युनिटी इस्टेब्लिश किए। A young generation of Muslim leaders like the brother Muhammad Ali and Shaukat Ali began discussing with Mahatma Gandhi about the possibility of united mass action on the issue। मतलब क्या हुआ, यंग जनरेशन जो जब मुस्लिम का ये कम्युनिटी खिलाफत कम्युनिटी 1919 में बॉम्बे में बना, तो जो न्यू जनरेशन के मुस्लिम थे, कौन था नाम दिया है यहाँ पे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। तो खिलाफत मूवमेंट में आता है बेसिकली, आप लोग स्टार्ट किया किससे हुआ था, तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली का नाम दे सकते हैं। तो यंग जनरेशन के जो मुस्लिम थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली, वो लोग महात्मा गांधी से डिस्कशन कर रहे थे कि कैसे हो सकता है कि हम हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ आए और वो लोग हमारे साथ हम लोग के लिए ये खिलाफत मूवमेंट करने के लिए तैयार हो। गांधी जी
saw this as an opportunity to bring Muslim under the umbrella of United Nation movement। मतलब इससे गांधी जी को क्या मिल गया, एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हाँ हिंदू और मुस्लिम, ये हिंदू का भी काम में आएगा ब्रिटिश के अगेंस्ट करेंगे तो, और मुस्लिम्स के भी काम में आएगा। तो गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया कि हिंदू मुस्लिम को वो एक ही जो है एक ही नेशनलिज्म के अंदर, मतलब एक ही स्ट्रगल के अंदर बांध के रखे, ताकि ब्रिटिशर्स को ऐसा ना लगे कि ये लोग में फूट है तो वो लोग तुरंत किसी चीज़ पर राज कर ले, ऐसा ना लगे। तो उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिल गया खिलाफत मूवमेंट के जरिया से। एट द कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस इन सितंबर 1920, मतलब क्या हुआ था, जब कांग्रेस का सेशन कलकत्ता सेशन में हुआ था, जब कलकत्ता में कांग्रेस का एक सेशन हुआ था वो 1920 में हुआ था। ही कन्वीनियंस्ड अदर लीडर ऑफ द नीड टू स्टार्ट अ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। वो क्या किए थे, जितने भी कांग्रेस के लीडर्स थे उनको क्या बोले कि एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के स्टार्ट करने के लिए बोले, इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। मतलब स्वराज का मतलब होता है फ्रीडम, स्वराज मतलब फ्रीडम होता है। तो ये क्या बोले थे कांग्रेस में इस सेशन में जाके, कलकत्ता सेशन में ऑफ 1920 में वो जाके बोले थे, जितने भी कांग्रेस के उस समय लीडर थे उनसे बोले कि जो भी हम लोग जो भी अपना करना चाहते हैं उसमें एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग क्या करेंगे, खिलाफत मूवमेंट को भी सपोर्ट करेंगे। जब हम लोग खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे तो वो लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम दोनों के पास पावर आ जाएगा और शायद ब्रिटिशर्स इससे डर जाएंगे। तो हम लोग एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, खिलाफत मूवमेंट एज वेल एज फॉर स्वराज के लिए। अब हम जैसा कि ये देख रहे हैं हम लोग 1.3 टॉपिक, ये जो है फर्स्ट टॉपिक का लास्ट टॉपिक है। ये किसके बारे में है, वाई नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में है। तो जैसा हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं कि महात्मा गांधी क्या करना चाहते थे, एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करना चाहते थे खिलाफत मूवमेंट के साथ। तो अब देखते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या है। इन हिज फेमस बुक हिंद स्वराज 1919, महात्मा गांधी डिक्लेयर द ब्रिटिश रूल वॉज स्टैब्लिश्ड इन इंडिया विद द कॉपरेशन ऑफ इंडियंस। मतलब क्या हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट क्या था अब हम लोग देखते हैं। तो महात्मा गांधी ने एक बुक लिखा था, वो उनका बहुत फेमस बुक था हिंद स्वराज, जो कि उन्होंने 1909 में लिखा था। और उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में किस वजह से आए हैं, कॉपरेशन ऑफ इंडियंस कॉपरेट किए हैं तभी ब्रिटिश जो है इंडिया में स्टैब्लिश हुए हैं। And had survived only because of the cooperation. If Indian refused to cooperate, British rule in India would collapse within a year and स्वराज would come। मतलब महात्मा गांधी जो अपना बुक लिखे थे हिंद स्वराज 1909 में, उसमें उन्होंने बताया था कि ब्रिटिश जो है इंडिया में इसलिए इस्टेब्लिश हो पाए हैं क्योंकि इंडियंस उनका हेल्प करते हैं। अगर इंडिया उनको कॉपरेट करना छोड़ देगा, इंडियंस उनको कॉपरेट करना छोड़ देंगे, तो 1 साल के अंदर ही जो ब्रिटिश का रूल है इंडिया में वो कोलैप्स हो जाएगा और हम लोग के पास स्वराज फिर से वापस आ जाएगा। मतलब हम लोग का फ्रीडम हम लोग को फिर से वापस मिल जाएगा। हाउ कुड नॉन कॉपरेशन बिकम अ मूवमेंट? Gandhi ji proposed that the movement should unfold in stage. It should begin with the surrender of the title of government awarded and a boycott of civil services, army, police and court and legislative councils, schools, foreign goods। मतलब क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने कहा था कि ये शुरुआत कैसे होगा इस मूवमेंट का। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी अवार्ड हम लोगों को मिले हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, हम लोग उस सब को सरेंडर कर देंगे, वो अवार्ड उनको वापस कर देंगे। उसके बाद जो भी वो हम लोग को सिविल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं, आर्मी में, पुलिस में, कोर्ट में, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, उन सब को बाइकआउट करेंगे। और जितने भी स्कूल्स हैं जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं उन सब को भी हम लोग नहीं यूज़ करेंगे। और जो भी फॉरेन गुड्स, जो भी गुड्स वो लोग
बना के बेचते हैं उन सब को हम लोग बाइकआउट करेंगे, कुछ भी उनका यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। देन इन केस द गवर्नमेंट यूज़ रिप्रेशन अ फुल सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन वुड बी लॉन्च्ड। और क्या हुआ तब, जब महात्मा गांधी ने बता दिया कि ये कैसे हम लोग को शुरू करना है, तब एक सिविल डिसओबीडियंस कैंपेन जो है इंडिया में लॉन्च हो गया बाइकआउट करने के लिए। सारा चीज़ जिसमें हम लोग को फॉरेन गुड और जितने भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज लाए हैं सबको बाइकआउट करना था। Through the summer of 1920, Mahatma Gandhi and Shaukat Ali toured extensively, mobilized popular supported for the movement। मतलब क्या हुआ 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली जो है बहुत सारे जगह पे गए ताकि इस मूवमेंट को वो लोग क्या कर सके, फैला सके, लोगों के हर लोगों को मूवमेंट के बारे में पता चल सके और वो लोग उनका सपोर्ट कर सके। वो लोग हर जगह घूमे थे। Many within the Congress were, however, concerned about the proposal. They were reluctant to boycott the council election scheduled for November 1920 and they feared that the movement might lead to the popular violence। मतलब क्या हुआ था, कांग्रेस के बहुत सारे लीडर इसको लेके चिंता में थे कि अगर ये रूल हो जाता है, लोग सब चीज़ बाइकआउट करने लगेंगे तो इससे क्या होगा, एक बहुत बड़ा लड़ाई हो सकता है। जो कि ये महात्मा गांधी नॉन वायलेंस के बारे में बोल रहे थे, बट ये जो लड़ाई होगा वो बहुत बड़ा एक वायलेंस से लड़ाई हो सकता है। In the month between September and December, there was an intense tussle within the Congress। मतलब क्या हुआ, कांग्रेस के अंदर ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब बहुत लोग बोल रहे थे कि हाँ ये फॉलो होना चाहिए, लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि नहीं ये फॉलो नहीं होना चाहिए, इससे बहुत बड़ा कंट्री में लड़ाई भी हो सकता है। For a while there seemed to no meeting point between the supporter and the opponent of the movement। मतलब क्या हुआ था, लोगों में मत नहीं था। मतलब लोग, कोई बोल रहा था कि हाँ ये बनना चाहिए, कोई बोल रहा था हाँ ये रूल नहीं बनना चाहिए। फाइनली एट द कांग्रेस सेशन एट नागपुर इन December 1920 a compromise was worked out and the non-cooperation program was adopted। मतलब क्या हुआ, फाइनली जो लोग बोल रहे थे कि हाँ ये होना चाहिए, उनका जो प्रपोशन था वो ज़्यादा हो गया और कांग्रेस का एक सेशन हुआ नागपुर में 1921 में, जिसमें क्या हुआ, ये चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो गया कि हाँ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एक ऐसा प्रोग्राम भी बनेगा जिसके अंदर जितने भी इंडियंस हैं वो सारे फॉरेन गुड को बाइकआउट करेंगे। जितने भी स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं ब्रिटिश के द्वारा चलाए गए हैं उसको भी बाइकआउट करेंगे और जो भी उनको मिला है उनके तरफ से अवार्ड या जो भी वो सिविल सर्विसेज में काम करते हैं, आर्मी, पुलिस कोर्ट, उन सब में नहीं जाएंगे। वो पूरी तरीके से ब्रिटिश को बाइकआउट करेंगे ताकि ब्रिटिश का जो रूल हो कमज़ोर हो इंडिया में और हम लोग को फिर से स्वराज मिल सके। सो गाइस, हम लोग का फर्स्ट टॉपिक ख़त्म हो चुका है और सेकंड टॉपिक क्या है हम लोग का, इसी चैप्टर का सेकंड टॉपिक है डिफरिंग स्ट्रैंड विद इन द मूवमेंट। मतलब आपको ओवरऑल मैं बता देती हूँ कि इसमें हम लोग को पढ़ना है जो भी मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुआ था उसका हर स्टेट पे, हर रीजन पे अलग इफेक्ट पड़ा था। तो इसमें हम लोग को हर स्टेट और हर रीजन के अलग अलग इफेक्ट के बारे में इस टॉपिक पे पढ़ना है। और जैसा कि मैं देख रही हूँ हमारा वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, तो मैं जो है ये टॉपिक आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि इसमें आप लोगों को क्या कमी लगा, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बता दीजिएगा और सब्सक्राइब भी प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप देख रहे हैं कि किसी को मदद चाहिए तो प्लीज़ शेयर करके आप इसका वीडियो आप उसको सेंड कर दीजिएगा ताकि वो मैं उसकी भी हेल्प कर सकूं, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली मैं उसकी भी हेल्प कर सकूं। और मैं इस चैप्टर का नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी लिंक, बस आप लिंक पे क्लिक करके आप इसका नोट्स से हेल्प ले सकते हैं। और अगर आपके पास NCERT बुक नहीं है तो मैं उसका भी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी ताकि आप लोग एक बार NCERT ज़रूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो काफ़ी यूज़फुल होती है। NCERT बुक है
तो हम लोग को एक बार उसे पढ़ना ज़रूर चाहिए, इसलिए मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।